हेलो 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 मेरे दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। और फिर से स्वागत है आपका आज के लेक्चर में, जो कि होने वाला है किस पे? मेटल कार्बोनाइल्स पे। तो देखो, लेक्चर को लास्ट तक ध्यान से जरूर देंगे। यहाँ पर बहुत काम की बातें आने वाली हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप लेक्चर को बड़े ध्यान से देखें। चलो स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को। बिल्कुल, आ जाओ। देखो, मेटल कार्बोनाइल्स जो हम पढ़ेंगे, लास्ट वाले लेक्चर को याद करो जरा, अपना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पे हुआ था। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो थे, उनके अंदर हमने दो टाइप पढ़े थे, एक आयोनिक एक कोवेलेंट। और फिर कोवेलेंट में भी हमने तीन टाइप पढ़े थे। कौन कौन से? सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड और सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। याद है कुछ? देखो, दो हमने वहां डिस्कस कर लिए थे, सिग्मा और पाई। तीसरा जो था सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, वो हमने डिस्कस नहीं किया था। बस उसी का ये एक एग्जांपल है, मेटल कार्बोनाइल्स। तो हम सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, उसको समझ रहे हैं किसके द्वारा? मेटल कार्बोनाइल्स के द्वारा। क्लियर है? अब नाम से आपको पता चल रहा है कि मेटल कार्बोनाइल्स क्या है। देखो, मेटल है और एक कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप सीओ, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। तो मेटल के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? कार्बोनाइल ग्रुप क्या है? जुड़ा हुआ है। तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या कहलाएगा? मेटल कार्बोनाइल्स। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसका मतलब मेटल के साथ जो कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ रहा है, अब कार्बोनाइल ग्रुप में भी देखो सीओ, ऑक्सीजन भी है और कार्बन भी। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो ध्यान से देखना, कार्बन किससे जुड़ना चाहिए? मेटल के साथ, तभी तो उसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। तो पहली बात तो, मेटल के साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है सीओ, उसमें बॉन्ड कौन बनाएगा? कार्बन बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? तो यहां पर दो बातें समझ में आ गई। क्या? कि ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल कार्बोनाइल ग्रुप हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मेटल कार्बोनाइल। या फिर यूं भी कह सकते हैं कि मेटल के साथ कार्बोनाइल जो ग्रुप है, उसका कार्बन पर जो एटम है, परमाणु है, वो क्या करे? बॉन्ड बना ले। तो वो भी क्या है? एक तरह से मेटल कार्बोनाइल्स, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप तो है, बॉन्ड कौन बना रहा है? कार्बन एटम। तो यहां पर दोनों चीजें हैं, मैं लिख देता हूं। तो पहला डेफिनेशन क्या है? द कंपाउंड्स दैट कंटेनिंग, डायरेक्ट लिख देता हूं, द कंपाउंड कंटेनिंग only carbonyl ligand, only carbonyl ligand। कार्बोनाइल लिगेंड कौन से हैं बेटा? सीओ। तो ऐसे कंपाउंड जो केवल कार्बोनाइल लिगेंड से बने, उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटल कार्बोनाइल्स। ये इसकी एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। क्या? द कंपाउंड इन विच द कंपाउंड द कंपाउंड इन विच द कंपाउंड इन विच metal bonded with metal bonded with the carbonyl carbon with the carbonyl carbon with the carbonyl carbon। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? मेटल कार्बोनाइल्स कहते हैं। मेटल के साथ ओनली कार्बोनाइल लिगेंड हो, मेटल कार्बोनाइल्स। और कार्बोनाइल लिगेंड का कौन सा एटम? कार्बन एटम किससे जुड़ा हो? मेटल से। तो वो भी क्या है? मेटल कार्बोनाइल्स। क्लियर? और ये किसका एग्जांपल थे? सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या है? मेटल के साथ कार्बन क्या करना चाहिए? बॉन्ड बनाना चाहिए। तो ये तो हो गया। तो डेफिनेशन तो बहुत ईजी। अब जैसे एग्जांपल हम देख लें। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि बॉन्डिंग कैसे। जैसे ये है मेटल, और मेटल के साथ कौन जुड़े होने चाहिए? कार्बोनाइल लिगेंड। कार्बोनाइल लिगेंड कौन है? सीओ। अब ये सीओ नंबर्स में कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 6, जो भी। ठीक है? अब यहां पर हम बात कर लें कि जो लिगेंड है कार्बोनाइल, वो कौन सा है? सीओ। तो ये कार्बोनाइल लिगेंड भाई,
ये है कार्बोनाइल ग्रुप कह सकते हैं, लिगेंड कह सकते हैं। तो ये कार्बोनाइल लिगेंड है और इसी को हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी। अगर मैं इसकी बॉन्डिंग की बात करूं तो बॉन्डिंग की बात करें तो यहां पर ध्यान से देखो, सीओ के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है और यहां पर ऑक्सीजन जो है कुछ इस टाइप से बॉन्ड बना के रखता है। एक लोन पेयर ऑक्सीजन के पास होता है और एक लोन पेयर कार्बन के पास होता है। तो इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप में जो बॉन्डिंग है वो कुछ इस टाइप से है। ऑक्टेट दोनों का क्या है, कंप्लीट है। इधर भी देखो, 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो इस टाइप से सीओ की क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, बॉन्डिंग होती है। तो ये तो हो गया कार्बोनाइल लिगेंड, क्लियर। और अगर कार्बोनाइल लिगेंड है वो मेटल से जुड़ जाए तो वो होते हैं मेटल कार्बोनाइल्स। अब इसके एग्जांपल्स देखो, मैं आपको एग्जांपल्स क्लियर करता हूँ, बहुत इजी पॉइंट है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना अभी। तो एग्जांपल में पहले की बात करें तो यहां पर ध्यान से देखो, Na और CO होल 4, यानी कि निकिल के साथ कितने कार्बोनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 4 कार्बोनाइल ग्रुप जुड़े। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। इसको हमने वीबीटी में डिस्कस भी किया था। तो आप अगर वीबीटी वाला टॉपिक नहीं पढ़े तो आप जाएं और लेक्चर देखें वीबीटी का, ठीक है, तो वहां से ये चीजें समझ आ जाएंगी। तो आगे हम देख लेते हैं कि यहां पर बॉन्डिंग कैसे होती है। तो देखो, ये तो है बेटा मेटल, एनआई, निकल। इसके साथ एक जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो जुड़ा होता है ऐसे, दूसरा जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो जुड़ा होता है ऐसे, तीसरा जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो जुड़ा होता है बेटा ऐसे, और जो चौथा कार्बोनाइल ग्रुप है वो जुड़ा होता है ऐसे। तो देखो ध्यान से, कार्बोनाइल जो ग्रुप है उसका कार्बन एटम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, कौन सा, कार्बन एटम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इसकी जो ज्योमेट्री है वो कुछ इस टाइप से टेट्राहेड्रल होती है। यहां पर ध्यान से देखो, ये ऐसे, तो ये टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में होता है। तो बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बेटा, टेट्राहाइड्रल, क्या हो जाएगी, टेट्राहाइड्रल। तो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी, ठीक है, इस टाइप से बॉन्डिंग होती है। तो देखो, मेटल के साथ कार्बोनाइल ग्रुप ओनली, तो ये मेटल कार्बोनाइल्स। अगला जो एग्जांपल है इसका, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं हम। तो एग्जांपल नंबर 2 के अंदर ये रहा एग्जांपल Fe और इसके साथ CO होल 5, 5 CO ग्रुप जुड़े। अब ध्यान से देखो, यहां पर जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, ये है Fe मेटल, एक जो CO ग्रुप है वो इधर से बॉन्डेड होता है, एक जो CO ग्रुप है वो इधर से बॉन्डेड होता है, एक जो CO ग्रुप है वो इधर से बॉन्डेड होता है, ठीक है। और इन तीनों को अगर हम कंबाइन करें तो यहां पर एक ट्राइगोनल स्ट्रक्चर दिख रही है, ऐसे ट्राइगन दिख रहा है, त्रिभुज टाइप से दिख रहा है, ठीक है। तो ये त्रिभुजी हो, और एक जो सीओ है वो फिर प्लेन के ऊपर यहां से बॉन्डिंग करेगा, और अगला जो सीओ है वो फिर प्लेन के बिलो नीचे यहां ऐसे बॉन्डिंग करेगा। तो यहां पर ध्यान से देखो, कुछ इस टाइप से है, ये मेटल है, एक लिगेंड इधर से बॉन्डिंग कर चुका, एक लिगेंड इधर से बॉन्डिंग कर चुका, और एक लिगेंड इधर से बॉन्डिंग कर चुका। तो ये तो हो गया ट्राइगोनल, दिख रहा है, ट्राइगन त्रिभुज बन गया है। तो ये तो हो गया ट्राइगोनल। और एक सीओ है वो प्लेन के ऊपर है, जैसे कि मैं आपको ये ऐसे समझा देता हूं, एक सीओ कहां है, ऊपर, और एक सीओ कहां है, नीचे। तो देखो, ये तो हो गया ट्राइगोनल, ऊपर है तो ध्यान से देखो, इन तीनों को मिलाएंगे तो ऐसे, इन तीनों को मिलाएंगे एक फेस ही है, इन तीनों को मिलाएंगे एक फेस ही, तो ऊपर से एक पिरामिड तो ऊपर से बन गया। ऐसे ही बेटा, एक पिरामिड कहां बनेगा, नीचे बनेगा। तो कितने पिरामिड हो गए, 2। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल,
तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी क्या हो गई ज्योमेट्री, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, TBP लिख सकते हैं। तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गई। क्लियर। इसके बाद में और भी एग्जांपल हम आपको समझाएं, तो अगला जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, वो ये है। ध्यान से देखो कि क्रोमियम है और इसके साथ कितने 6 कार्बोनाइल ग्रुप हैं, वो बॉन्डेड है। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होने वाली है, तो वो भी ध्यान से देखो। तो यहां पर ध्यान से देखो बेटा, इसमें होता क्या है, जो क्रोमियम है उससे एक लिगेंड जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो ऐसे, एक कार्बोनाइल ग्रुप है वो इधर से, एक कार्बोनाइल ग्रुप है वो इधर से, और एक कार्बोनाइल ग्रुप है वो इधर से। तो ऐसे 4 कार्बोनाइल ग्रुप क्या हो गए बॉन्डेड। और ये वाली जो स्ट्रक्चर है या ज्योमेट्री है वो हो गई स्क्वायर प्लेनर। तो 4 हो गए। अब एक कहाँ होता है बॉन्डेड, ऊपर से यानी कि प्लेन के अबव, और एक कार्बोनाइल ग्रुप बिलो दी प्लेन यानी कि प्लेन के नीचे से। तो इस टाइप से क्या होता है, बॉन्डेड होता है। तो इसे हम कहते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री। तो ये कौन सी ज्योमेट्री हो गई बेटा, ऑक्टाहाइड्रल। तो ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री में होता है। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहाइड्रल। तो 3 एग्जांपल क्लियर हो गए। इसके और भी एग्जांपल है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये ध्यान से देखें आप, ये टेट्राहाइड्रल होता है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है ऐसे। और ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि 4 लिगेंड हैं वो तो स्क्वायर प्लेनर में होते हैं, और 2 हैं वो एक ऊपर प्लेन के एक नीचे। एक बार और बता देता हूं मैं कैसे। भाई ध्यान से देखो, ये दिख रहा आपको, तो ये तो हो गया, देखो ये चारों लिगेंड ऐसे हो गए। तो ध्यान से देखो, इनको मिक्स करेंगे तो ये हो गया देखो स्क्वायर, ये क्या बन गया, एक स्क्वायर वर्ग बन गया, और प्लेन में है तो ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतली हो गई। एक इसके ऊपर होगा ऐसे और एक इसके नीचे। तो ये हो गया, देखो ऊपर है तो एक पिरामिड ऊपर होगा और एक पिरामिड नीचे, तो 2 पिरामिड बनेंगे। तो इसका नाम 2 टाइप से हम लिख सकते हैं, क्या, एक तो स्क्वायर बाई पिरामिडल, एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड ऊपर, या फिर ऑक्टाहाइड्रल, क्योंकि देखो एक फेस, 2 फेस, 3 फेस और 4 फेस, तो 4 तो ऊपर बनेंगे 4 नीचे, तो 8 फेस से कवर्ड है, तो ऑक्टाहाइड्रल हो गया। ये सब चीजें मैं पहले से बता चुका। चलो इसको लिख लो, फिर हम अगले एग्जाम्पल पे चलने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखो इसके कुछ और एग्जाम्पल है, इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, वो मैं आपको समझाने वाला हूं, और उनको बड़े ध्यान से देखना है। तो ये 3 एग्जाम्पल कंप्लीट, इसको मिटा देता हूं मैं भाई। चलो अब ध्यान से देखो, अगले जो एग्जाम्पल है वो कौन से हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 वो है, देखो Mn2 और यहां है CO होल 10। ये एग्जाम्पल सीधा जेई में पूछा गया, तो इसको बड़े ध्यान से देखो। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ध्यान से देखो, यहां कितने सेंटर हैं, 2, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो ये मोनोसेंट्रिक नहीं, ठीक है, मोनोन्यूक्लियाई नहीं है, यानी कि यहां पर एक से ज्यादा क्या है, सेंटर है, न्यूक्लियस। ठीक, तो यहां पर ध्यान से देखो पहले कि एक Mn ये है, एक Mn ये है। अब इस एक Mn से, सॉरी 2 Mn है, तो एक Mn ये रहा और एक Mn ये रहा, तो 2 Mn है। इनसे कितने CO ग्रुप जुड़े हुए हैं बेटा, 10। कैसे जुड़े हुए, ध्यान से देखो, एक CO ग्रुप इधर से, एक CO ग्रुप इधर से, एक CO ग्रुप इधर से, और एक CO ग्रुप इधर से, ऐसे 4 CO ग्रुप जुड़ गए। ऐसे यहां भी ध्यान से देखना, एक CO ग्रुप इधर से, एक CO ग्रुप इधर से, एक CO ग्रुप इधर से, और एक CO ग्रुप इधर से। क्लियर। तो यहां पर आपको क्लियर दिख रहा है कि ये तो हो गया स्क्वायर प्लेनर टाइप का, ये तो क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर टाइप का।
और यहां पर देखो 2 Mn है, तो ये दोनों Mn क्या होते हैं, आपस में भी क्या करते हैं, बॉन्डिंग करके रखते हैं ऐसे। इधर भी क्या है, स्क्वायर प्लेनर। चलो, तो ये 8 लिगेंड हो चुके हैं CO, 8 ग्रुप हो चुके हैं, तो दोनों Mn से कुछ इस टाइप से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में जुड़े होते हैं। अब बच गए 2, तो एक या तो प्लेन के ऊपर लिख दो या प्लेन के नीचे। तो एक मैं कह देता हूं कि इधर प्लेन के ऊपर से बॉन्डेड होता है, और ऐसे ही इधर प्लेन के ऊपर या नीचे, जो भी आपकी इच्छा है उधर से बॉन्ड बना सकते हो। तो यहां पर ध्यान से देखो, इसके अंदर जो ज्योमेट्री है वो क्या हुई, इसकी ज्योमेट्री हो गई। ध्यान से देखो यहाँ कितनी, 2 स्क्वायर पिरामिडल, बाई पिरामिडल नहीं है, क्योंकि 2 पिरामिड बने ही नहीं, एक ही पिरामिड बनेगा। तो ये तो है स्क्वायर, और एक लिगेंड ऊपर है तो एक पिरामिड बना, नीचे तो पिरामिड बनेगा नहीं प्लेन में। तो ये हो गई स्क्वायर पिरामिडल, कितनी, 2। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 2 स्क्वायर पिरामिडल, 2 स्क्वायर पिरामिडल यूनिट्स। तो इसमें कितनी स्क्वायर पिरामिडल यूनिट्स होती हैं, 2 स्क्वायर पिरामिडल यूनिट्स होती हैं। क्लियर। अब यहां पर हम बात करते हैं Mn CO बॉन्ड, Mn CO बॉन्ड कि Mn के साथ जो डायरेक्ट CO है वो कितने। तो देखो ये भी Mn के साथ है, Mn के साथ तो 5 और 5 10, तो डायरेक्ट Mn CO बॉन्ड कितने हैं, 10। भाई इधर MnCO तो 5 ये 10। फिर इसके बाद में हम बात कर लेते हैं MnCO Mn बॉन्ड, यानी कि दोनों मेटल के बिटवीन कितने CO ग्रुप है वो शेयर कर रहे हैं। भाई इधर से भी जुड़ रहा है, इधर से भी, तो ऐसा कोई बॉन्ड दिख रहा है, नहीं, ऐसा कोई बॉन्ड ही नहीं। CO दोनों मेटल से कोई सा भी CO बॉन्डेड नहीं है, सेपरेटली बॉन्डेड अलग अलग, तो ये कोई बॉन्ड नहीं है। और लास्ट में हम अगर बात करें तो Mn बॉन्ड Mn, ये कितना है, तो ये आएगा बेटा 1। तो काम की बातें यही है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है और यहीं से आया हुआ है क्वेश्चन। क्लियर। एक तो ये हो गया, और एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल नंबर 5 वो और बताता हूं मैं, एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर जो 5 है वो है बेटा CO। देखो ये कोबाल्ट है, CO2 और CO8, ये कोबाल्ट मेटल है। तो ये एक और एग्जांपल है, ये भी पूछा है, इसलिए ये दोनों एग्जांपल बहुत काम की चीजें मैंने बता दी क्या है, इनको बड़े ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो कि ये कौन से स्ट्रक्चर में होता है, इसकी बॉन्डिंग कैसे होती है। तो ध्यान से देखो, एक तो CO ये रहा, ये कोबाल्ट मेटल, और दूसरा भी है तो ये भी कोबाल्ट मेटल, ये 2 कोबाल्ट मेटल। अच्छा, ध्यान से देखो, इसके साथ एक CO तो इस टाइप से बॉन्डिंग करता है, और एक CO इस टाइप से बॉन्डिंग करता है, या इधर से बॉन्डिंग करता है। ऐसे ही इसमें भी एक CO इधर से बॉन्डिंग करता है, और एक CO इधर से बॉन्डिंग करता है। तो ये हो गए कितने, टोटल 4। फिर एक जो CO है वो यहां से बॉन्डिंग करता है, ठीक है, और दूसरा जो CO है वो यहां से बॉन्डिंग करता है। क्लियर। और ये ही CO इधर से भी बॉन्डिंग करता है, और ये ही CO इधर से बॉन्डिंग करता है। ठीक है, तो ये हो गए टोटल कितने हो गए बेटा, 6। क्लियर। और ये दोनों हैं CO मेटल, वो आपस में भी क्या है, बॉन्डेड, ये भी बॉन्डिंग। कितने हो गए, 2 2 4 2 6। क्लियर। अब आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, अगर हम इनको मिलाएं, अगर मैं इनको मिलाऊं तो आपको क्या ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर दिख रही है ऐसे, ध्यान से देखो, क्या ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर दिख रही है दोनों, बिल्कुल। अब रहे कितने, 2 CO, तो अब या तो ऊपर से जोड़ दो या नीचे से। क्लियर। तो मैं इसको इधर से शो कर देता हूं, या तो आप इधर से शो कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली।
एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, या इधर से शो कर दो। तो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे है, ध्यान रखना। तो मैं भाई इधर ये आ गए तो हम इधर से जोड़ के समझा देते हैं। तो एक तो प्लेन के कहाँ है, ऊपर है, तो एक CO ग्रुप तो ये, और दूसरा यहां पर हम प्लेन के नीचे, सॉरी एक तो इससे जुड़ गया, तो एक इससे जुड़ेगा और एक इससे। तो प्लेन के या तो ऊपर लिख दो या प्लेन के नीचे लिख दो, पर मैंने इसको ऐसे शो किया है, ठीक है। आप ऊपर से भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि या तो प्लेन के ऊपर है या प्लेन के नीचे है। तो एक CO इससे और एक CO इससे, तो ये हो गया CO2 CO ऑलेट। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो। अब यहां पर वही बात, स्क्वायर पिरामिडल, भाई प्लेन के या तो ऊपर होगा या प्लेन के नीचे होगा एक CO। अगर ऊपर है तो ऊपर पिरामिड बनेगा, नीचे है तो नीचे पिरामिड बनेगा। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें कितने यूनिट जुड़ी होती है, 2। तो यहां पर भी 2 स्क्वायर पिरामिडल, 2 स्क्वायर पिरामिडल यूनिट्स, ठीक है। 2 स्क्वायर पिरामिडल यूनिट्स क्या करती हैं, बॉन्डेड होती है। काम की बात तो ये थी। अब अगली बात जो हम करने वाले हैं वो क्या है, फिर से वही बात, क्या कि CO, देखो कोबाल्ट मेटल, और ये है कार्बोनाइल ग्रुप CO बॉन्ड, ये कितने। तो ऐसे बॉन्ड जो डायरेक्ट CO ग्रुप किससे बना रहा है, कोबाल्ट मेटल से। तो देखो ये और ये 3, तो ये और ऐसे ये और ये 3, ये तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 6। अब कोई कहेगा कि सर ये भी तो बना रहा है, नहीं, क्योंकि ये CO इधर भी है और इधर भी है, तो इसमें हम पर्टिकुलर कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसमें भी, ठीक है। तो पर्टिकुलर CO के साथ तो यही बॉन्ड बना रहा है 3 इसमें और 3 इसमें, 6। ये CO इधर भी है और इधर भी है। तो अब अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है CO बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप और बॉन्ड C, ठीक है। तो ये बॉन्ड कितने हैं, तो ये बॉन्ड कितने आएंगे, दिख रहे हैं 2। देखो CO CO CO, CO कोबाल्ट, कार्बोनाइल और कोबाल्ट हो गया। एक तो ये है, एक ये है, तो 2 है। और लास्ट में अगर हम बात करें CO बॉन्ड C, यानी कि कोबाल्ट मेटल के बीच में जो बॉन्ड है वो कितना है, तो वो आएगा बेटा कितना, 1। वो कितना आएगा, 1, दिख रहा है यहाँ पे। तो ये एग्जांपल दोनों बहुत ही क्या है, काम के हैं, तो इनको ढंग से समझ लो। स्क्वायर पिरामिडल कैसे होंगी, दिख गया, इसमें भी स्क्वायर पिरामिडल होंगी, 2 यूनिट यहां 2 यूनिट यहां, बाकी बॉन्डिंग क्या है, बाकी इधर बॉन्डिंग क्या है, समझ में आ, क्लियर है। चलो, तो यहां तक एग्जाम्पल अपने कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। चल, तो आ जाओ। तो यहां तक की बातें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो भी देखो, बिठा देता हूं। तो पहली बात तो अगर हम करें तो ये कि जो मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं, कौन से मेटल कार्बोनाइल्स, वो नॉर्मल टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उस पर सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। बाकी अगर हम निकल और आयरन Fe इनके मेटल कार्बोनाइल्स की बात करें, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। कौन सी फॉर्म में होते हैं, लिक्विड। तो यहां पर प्रॉपर्टीज ध्यान से देखो, क्या चेक करते हैं, प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है, सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड। कहां, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अरे यार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो सॉलिड होते हैं किस पर, रूम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अगर हम एक्सेप्शन की बात करें
तो यहां पर ध्यान से देखो, Fe एंड Ni, Fe एंड Ni मेटल कार्बोनाइल्स, मेटल कार्बोनाइल, वो कैसे होते हैं? लिक्विड। तो Fe के और निकिल के मेटल कार्बोनाइल्स कैसे होंगे? लिक्विड होंगे। समझ में आ गई? तो पहली बात तो ये। फिर हम बात कर लेते हैं मोनोन्यूक्लियर। पहला जो प्रॉपर्टी है वो तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी कि जो मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल्स है, मोनोन्यूक्लियर मतलब जिनमें केवल एक ही मेटल सेंट्रल मेटल हो, यूं मान के चलो। जैसे अभी हमने लास्ट के एग्जांपल देखे वो बाई न्यूक्लियर थे, वहां दो दो सेंट्रल मेटल एटम थे। तीन जो पहले वाले देखे थे वो मोनोन्यूक्लियर। ठीक है, तो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल या मेटल कार्बोनाइल्स, ऐसा लिख दें, मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल्स, मेटल कार्बोनाइल्स आर वोलेटाइल, volatile and colorless in nature, तो वोलेटाइल होते हैं और कलरलेस होते हैं। ठीक है, किसमें? नेचर में। क्लियर? तीसरा अगर हम पॉइंट बात करें, ध्यान से देखो, तो तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो ये सोल्यूबल होते हैं किसमें? जो हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सोल्यूबल इन हाइड्रोकार्बन सॉल्यूशन, सोल्यूबल इन हाइड्रोकार्बन सॉल्यूशन। फिर अगर हम अगली बात करें, ठीक है, तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है? बहुत ही कम होती है। तो पार्शियली क्या होता है? रिएक्टिव, पार्शियली रिएक्टिव। ठीक है, तो पार्शियली क्या होते हैं? रिएक्टिव, यानी कि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। बाकी दो आपको ध्यान रखनी है, कौन सी है? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, बट अगर Fe और Ni के मेटल कार्बोनाइल्स की बात हो तो वो कैसे होते हैं? लिक्विड होते हैं। मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल्स जिनमें केवल एक ही मेटल हो, सेंट्रल मेटल क्या हो? एक, वो वोलेटाइल होते हैं और कलरलेस होते हैं। सोल्यूबल होते हैं किसमें? हाइड्रोकार्बन सॉल्यूशन जो भी होगा आपका। ठीक है, और पार्शियली क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं, यानी कि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। तो ये इनकी क्या हो गई? प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं बॉन्डिंग। तो बहुत ही काम का पॉइंट कौन सा होने वाला है? बॉन्डिंग। तो इसको ढंग से समझना है कि बॉन्डिंग कैसे होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत काम का है। तो आ जाओ इधर ध्यान से, मैं इसको मिटा देता हूं प्रॉपर्टीज को। तो बॉन्डिंग समझो कि बॉन्डिंग कैसी हो। तो अब हम पढ़ते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और काम का पॉइंट, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। ठीक है, तो ये रहा बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स, मेटल कार्बोनाइल्स। तो मेटल कार्बोनाइल्स में बॉन्डिंग कैसे होती है? तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा है कि मेटल कार्बोनाइल, जो कार्बोनाइल है उसके अंदर मेटल और जो कार्बन है, ठीक है, CO ग्रुप का जो कार्बन है वो क्या करता है? बॉन्डिंग करता है। तो ये जो बॉन्ड है कौन सा? मेटल और कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के बीच में जो बना है ये जो बॉन्ड है, इसके पास दो नेचर होती है। कौन कौन सी? एक तो ये सिग्मा बॉन्डिंग भी करता है, ठीक है, और साथ में पाई बॉन्ड भी होते हैं। यानी कि यूं समझो कि मेटल और ये जो कार्बन है इसके बीच में बॉन्डिंग हो रही है। इसमें दो टाइप के बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड भी और पाई बॉन्ड भी है। तो याद करो मैंने कहा था सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो दोनों बॉन्ड आ गए, सिग्मा भी है और पाई भी। क्लियर? चलो, तो पहली बात तो ये है कि मेटल कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वहां पर दोनों नेचर होगी, सिग्मा बॉन्ड की भी और पाई बॉन्ड की।
अब फिर हम ये बात करते हैं कि ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड, मेटल और कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, वो कैसे बन रहा है उसको समझो। तो यहां पर हम बात करते हैं पहला क्या, कि मेटल एंड कार्बन सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, मेटल एंड कार्बन सिग्मा बॉन्ड। अब ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है, तो ये है ड्यू टू, ठीक है, फॉर्म्ड ड्यू टू, अभी समझाएंगे हम, फॉर्म ड्यू टू द डोनेशन ऑफ lone pair on carbon atom of carbonyl group into the vacant orbitals of metal, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहां पर ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है मेटल और कार्बन के बीच, वो कैसे बन रहा है, वो ऐसे बन रहा है कि जो कार्बोनाइल कार्बन है, देखो कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है वो अपने लोन पेयर, देखो मैंने बता दिया है कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के पास लोन पेयर है, तो वो अपने लोन पेयर डोनेट करता है किसको, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स को, और उसके साथ क्या कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है। जैसे आप यूं समझो कि ये हमारे पास क्या है, मेटल है, ये हमारे पास क्या है, मेटल है, और मेटल के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, और ये इधर कौन है, कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन एटम है, और इसके पास यहां पर क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर इसके पास भी होंगे। अब ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसका जो कार्बन एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स को। तो यहां पर ये जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कि कार्बोनाइल जो कार्बन है वो अपने लोन पेयर मेटल के रिक्त कक्षक, वैकेंट ऑर्बिटल्स का मतलब हो गया रिक्त कक्षक में क्या कर दें, डोनेट कर दें, तो उससे यहां एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और वो कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर। तो पहली बात तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है वो समझ में आती है बात। अब दूसरा हम बात करते हैं कि यहां पर पाई बॉन्डिंग भी होगी, देखो, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं मेटल एंड कार्बन पाई बॉन्ड, मेटल एंड कार्बन पाई बॉन्ड। अब ये कैसे बनता है तो वो भी समझो। तो इसको पहले मैं लिख देता हूं कि कैसे बनता है, फिर मैं समझाऊंगा। तो ध्यान से देखो, फॉर्म्ड ड्यू टू द डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स of metal, pi electrons of metal into the vacant anti-bonding पाई स्टार हम कह सकते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड, ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड। क्लियर। यानी कि यहां पर ध्यान से देखो, अब यहां पर ध्यान से देखो कि मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है, मेटल के पास फील्ड ऑर्बिटल्स भी हैं। कैसे, जरा समझो। यहां पर मैं बना देता हूं कि ये तो है मेटल,
ये तो वैकेंट ऑर्बिटल था। मेटल के पास क्या है, फील्ड ऑर्बिटल भी हैं, यानी कि कुछ ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या है, भरे हुए। तो ये क्या है, फील्ड ऑर्बिटल्स। तो मेटल के पास क्या है, भरे हुए कक्षक भी। और इधर ये कौन है, कार्बोनाइल ग्रुप, ऑक्सीजन। देखो यहां लोन पेयर तो था इसके पास, वो तो इसके मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट हो गया। साथ के साथ जो सीओ ग्रुप होता है इसके पास वैकेंट क्या होते हैं, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होता है, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो मेटल क्या करता है, अपने ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो किसको डोनेट कर देता है, कार्बोनाइल जो ग्रुप है उसके वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, ऐसे। तो यहां पर पार्शियली ओवरलैपिंग होती है। देखो ये तो फ्रंट टू फ्रंट हो रही थी, आमने सामने, जबकि ये साइड से हो रही है। तो ये कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। तो इस टाइप से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बन जाता है। तो ये बनता है कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो मेटल के पास क्या होते हैं, वैकेंट तो है ही, साथ में कुछ ऑर्बिटल्स फील्ड होते हैं, भरे होते हैं। तो भरे हुए जो ऑर्बिटल्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसको डोनेट कर दिए जाते हैं, कार्बोनाइल जो ग्रुप है उसके वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को डोनेट कर दिए जाते हैं। और इससे कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है कार्बोनाइल कार्बन के लोन पेयर मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करने से। और जो पाई बॉन्ड बनता है वो कब बनता है, वो बनता है मेटल के जो फील्ड ऑर्बिटल है, भरे हुए जो कक्षक है, उनके इलेक्ट्रॉन किस में डोनेट हो जाए, लिगेंड के वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में क्या हो जाए, डोनेट हो जाए। तब जाके क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, ये चीज समझ में आ गई। और इस इफेक्ट को, इस बॉन्डिंग को हम कौन सी बॉन्डिंग कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्लियर। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग भी यही है कि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और फिर साथ में पाई बॉन्ड भी बन रहा है। तो ये सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कहलाती है। क्लियर। तो चलो अब हम इसका डायग्राम समझते हैं कि सिनर्जिक बॉन्डिंग कैसे हो रही है। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको डिटेल से मैं बताता हूं कि कैसे हुई है। ठीक। और ये भी बताता हूं कि वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे आ रहे हैं। क्लियर। चलो तो अब हम बात कर लेते हैं इसके डायग्राम की। तो अलग अलग तो मैंने समझा दी दोनों कि सिग्मा कैसे बनेगा और पाई कैसे बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, इसमें एंटी बॉन्डिंग कैसे वैकेंट है, कैसे पार्टिसिपेट। तो ध्यान से देखो, पहले तो मैं इधर डायग्राम बनाता हूं कि ये हमारे पास कौन है, मेटल है। देखो मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और साथ में फील्ड ऑर्बिटल भी है, ये लो। तो ये भरे हुए कक्षक है मेटल के पास जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन फील्ड है। चलो और ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। और इस कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर कार्बन के पास क्या है, लोन पेयर है। और इस ग्रुप के पास वैकेंट क्या है, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये कार्बन क्या करेगा, अपने लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल के रिक्त कक्षक वैकेंट ऑर्बिटल में। और इससे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो इससे तो बनता है सिग्मा बॉन्ड। और ये जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल्स में, जिनसे कौन से बॉन्ड बनेंगे, पाई बॉन्ड। जिनसे कौन से बॉन्ड बनेंगे, पाई बॉन्ड। ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो यहां पर ध्यान से सुनना, दिस टाइप ऑफ bonding in this type of bonding in this type of bonding in metal carbonyls is called synergic bonding, तो इस टाइप की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये
काम का डायग्राम है, 12th वाले स्टूडेंट इसको ढंग से ध्यान रखें, क्वेश्चन आते हैं। अब हम यहाँ पे ये समझाते हैं कि ये एंटी बॉन्डिंग, ये वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग यानी कि ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं। कैसे, अब ध्यान से देखो, आपने एमओटी पढ़ी है 11th में, अगर एमओटी पढ़ी है तो थोड़ा बहुत इधर ध्यान से देखना। सीओ में एक तरफ कौन है, कार्बन, और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है, और एक तरफ कौन है, ऑक्सीजन, तो इसका क्या होगा 1s2 2s2 2p4, 4 2 6 और 2 8। क्लियर, तो ये है। अब हम मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, तो ध्यान से देखो, ये कौन है, कार्बन, कार्बन का ये कौन है 1s, 1s में कितने हैं 2, तो ये 1s है। देखो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या कहता है, ये ऑक्सीजन हम इधर ले रहे हैं और ये हम इधर क्या ले रहे हैं, कार्बन। 11th में पढ़ा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। कुछ की एनर्जी हाई होगी और कुछ की लो होगी। हाई वाले को कहते हैं ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और लो वाले को कहते हैं BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 2 और 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, तो पहले लो एनर्जी में फिर हाई एनर्जी में, तो ये तो हो गया। ऐसे ही अगर हम 2s की बात करें, तो ये 2s2 किसका, कार्बन का, और ये 2s2 किसका, ये 2s2 किसका, ऑक्सीजन का। फिर से दो हाई एनर्जी का और फिर से लो एनर्जी का, बन गए। इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4, 4 भर गए, 2 और 2 4। अब बात आती है पी की, तो ये है कार्बन के पी, कितने, 3, भाई पी ऑर्बिटल 3 ही होते हैं। चलो, और ये है 2p2, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 और 2। ऐसे ये कौन है, ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल्स, 2p4, 1 2 3 और 4, तो ये हो गया ऑक्सीजन। अब देखो, ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अब आप मुझे बताओ यहां पर कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 और 8 14, और 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पी का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो बनता है कुछ इस टाइप से। ठीक है, 14 है तो इस टाइप से बनेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन भरो, तो 4 2 6 भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो अब यहां पर देखो, ये कौन सा होता है, ABMO होता है, और ये कौन सा होता है, BMO। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये BMO तो फिल हो गया पूरा, ये क्या खाली बचा, देखो ABMO में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तो ABMO क्या है, इसके पास वैकेंट है क्या, सही बात है। तो जो CO ग्रुप है उसका जब हम MOT बनाते हैं, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, उस मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से हमें क्लियर होता है क्या, कि CO के पास एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलो, इसके बाद में हम एक पॉइंट और बात कर लेते हैं, क्या, कि पाई एसिड लिगेंड क्या होते हैं, पाई एसिड लिगेंड, पाई एसिड लिगेंड या पाई एक्सेप्टर, पाई इस एक्सेप्टर लिगेंड। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर CO क्या कर रहा है, अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो लिगेंड मेटल से पाई इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसे लिगेंडों को हम क्या कहते हैं, पाई एसिड लिगेंड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं द ligand which can accept the ligand which can accept the pi electrons in its vacant pi and pi star, या यूं कह सकते हैं वैकेंट्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
is called pi acid ligand, is called पाई एसिड लिगेंड। तो सिंपल सी बात है, इतना ध्यान नहीं रखना है। पाई एसिड लिगेंड कौन होते हैं? जो पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं। कहां पर? एबीएमओ में, पाई स्टार में, या पाई क्या होता है? ये बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग में। तो इनमें अगर एक्सेप्ट कर लें तो ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं? पाई एसिड लिगेंड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये पूरी बॉन्डिंग है किसमें? मेटल कार्बोनाइल्स में। कैसे हो रही है चीजें समझ आ गई। सिग्मा क्यों कब बनता है, पाई कब बनता है, वैकेंट एबीएमओ कैसे हैं, ये सब कुछ। पाई एसिड लिगेंड क्या होते हैं? जो मेटल से पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या कर सकें? एक्सेप्ट कर सकें। तो ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं? पाई एसिड लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख लो। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर? जैसे CO, एक तो ये दिख ही रहा है। इसके अलावा CN- हो सकता है, PR3 ETC, और भी हो सकते हैं। तो ये कुछ पाई एसिड लिगेंड है। तो यहां तक की बातें कंप्लीट होती। अब हम सिनर्जिक बॉन्डिंग का जो इफेक्ट है इस जो बॉन्ड पर, मेटल और कार्बन बॉन्ड और कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड पर, या इस कंपाउंड पर, वो क्या होने वाला है वो हम देखते हैं, और फिर ये मेटल कार्बोनाइल्स हम कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले आप इसका क्या करें? स्क्रीनशॉट मारें फटाक से, जल्दी से। चल, तो ये बॉन्डिंग हो गई। कैसे हो रही है समझ में आ गई। अगला लास्ट हम पॉइंट पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या है इस कंपाउंड पर, कि कंपाउंड में ऐसा क्या हो रहा है सिनर्जिक बॉन्डिंग से। चलो, तो इफेक्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब ये काम का पॉइंट आने वाला है, क्वेश्चन आते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं सीधे डायरेक्ट, तो चीजें समझनी होंगी। तो हम यहां बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। इफेक्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या है वो भी समझते हैं। आ जाओ, तो ध्यान से देखो। यहां पर सबसे पहले सिनर्जिक बॉन्डिंग का इफेक्ट हम समझने वाले हैं किस पर? मेटल कार्बन बॉन्ड पर। ठीक है, मेटल और कार्बन के बिटवीन जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, उस पर हम सिनर्जिक बॉन्डिंग का क्या करने वाले हैं? इफेक्ट देखने वाले हैं। ठीक, तो अब यहां पर ध्यान से देखो, मेटल कार्बन जो बॉन्ड है इसमें क्या होता है? सिनर्जिक बॉन्डिंग अगर बढ़ेगी, क्या होगा बेटा? सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग अगर क्या हुई? बढ़ी। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ने से, ठीक है, मेटल और कार्बन, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, ये क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। ध्यान से देखो, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? दो एटम्स के बिटवीन जो बंधों की संख्या है वो बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। तो इधर ध्यान से देखो, मेटल और ये है कार्बोनाइल ग्रुप, ये था। देखो, वैसे देखने पर तो आपको क्या लगता है कि ये कार्बन मेटल के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है? एक। पर अभी अभी हमने देखा, उससे ये क्लियर हुआ कि एक नहीं, एक के अलावा और भी बॉन्ड बन रहे हैं। यहां पर इधर जो फील्ड ऑर्बिटल है वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहां पर क्या कर रहे हैं? पाई बॉन्डिंग भी कर रहे हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो, मेटल और कार्बन के बीच जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो उतने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखो, पहले दिख रहा था कितना? एक, पर हैं कितने? पाई भी हैं। तो एक के अलावा दो, तीन, तो नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने लगे। और नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर बढ़ेंगे दो एटम्स के बीच में, उसी को हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। उसी को क्या कहते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। तो एक बात बताओ, अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ी तो मेटल और कार्बन जो बॉन्ड है इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने लगेगा, सिंगल से डबल, ट्रिपल। जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी मेटल और कार्बन के बीच उतने ही ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। चलो, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से एम और सी बॉन्ड लेंथ,
यानी कि बंध की लंबाई क्या होने लग जाएगी, कम। तो आप भी जानते हो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल की कम, ट्रिपल की कम। तो अगर यहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगली बात, अगर बॉन्ड लेंथ कम हो गई, यानी कि सिंगल बॉन्ड फिर डबल ट्रिपल, तो बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल। यानी कि जो एम और सी बॉन्ड एनर्जी है या बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पर ध्यान से देखो, एम सी बॉन्ड एनर्जी ये क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। बॉन्ड एनर्जी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो इफेक्ट क्या आया, मेटल और कार्बन के बीच जो बॉन्ड था उसमें इफेक्ट क्या है, सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग से, कि एक तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड की लेंथ कम हो गई, बॉन्ड की लेंथ कम होने से बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ गई, तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई। तो मेटल और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है उसमें तो ये इफेक्ट है। अब दूसरा जो इफेक्ट है वो क्या है, मेटल और सॉरी कार्बन और, देखो मेटल और कार्बन के बीच तो बॉन्ड हो गया, अब कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड भी है, तो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसके बीच, यानी कि इस बॉन्ड में क्या इफेक्ट आने वाले हैं, किसके, सिनर्जिक बॉन्डिंग के। तो अब एक बात बताओ, सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ी, मान लो क्या बढ़ी, सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ी तो सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ने से क्या हुआ, इधर बॉन्ड के नंबर बढ़े, यानी कि इधर बंधों की संख्या बढ़ी। अगर मैं सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं मानता तो पहले यहां कितना था, एक, इधर कितने बॉन्ड थे, तीन। पर अब ध्यान से देखो, अगर इधर नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो कार्बन तो टोटल चार ही बॉन्ड बना सकता है भाई, तो पहले एक और तीन इधर थे, पर अब इधर अगर बॉन्ड के नंबर बढ़ने लग गए तो इधर से बॉन्ड के नंबर क्या होने लग जाएंगे, कम। तो अगर इधर तीन हो गए तो इधर एक ही रह जाए। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कम होने लग जाएगा। इधर पहले तीन बॉन्ड थे, इधर सिनर्जिक बॉन्डिंग होने से इधर बॉन्ड की नंबर कम होने लग गई। तो यहां पर ध्यान से देखो, CO बॉन्ड ऑर्डर, CO बॉन्ड ऑर्डर क्या होने लग जाएगा, कम। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएगी, तो बताओ CO बॉन्ड लेंथ क्या होने लग जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ने लग जाएगी, यानी कि बंध की लंबाई बढ़ेगी, तो CO बॉन्ड लेंथ क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ने लग गई, बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ने लग गई तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड इजीली टूटेगा। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं CO बॉन्ड स्ट्रेंथ, CO बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो CO बॉन्ड स्ट्रेंथ है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। और अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो गई तो CO बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मजबूती कम है तो तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए, कम चाहिए ना। तो एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ, वो भी क्या हो जाएगी, कम। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग से क्या इफेक्ट आया, समझ में आ गया। मेटल और कार्बन बॉन्ड के बीच क्या इफेक्ट आएगा, और कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच क्या इफेक्ट आएगा। तो ये सिनर्जिक बॉन्डिंग के इफेक्ट है कि किस में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, किस में बॉन्ड ऑर्डर घटने वाला। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है, किस पर, मेटल और कार्बन बॉन्ड पे और कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड पे। क्लियर है। अब यहां पर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं दो, वो ढंग से समझो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। अब यहां पर हम दो पॉइंट पढ़ने वाले हैं जो बहुत काम के हैं, और वहां से क्वेश्चन आया हुआ है नीट में भी और जेई में भी, दोनों में क्वेश्चन पूछे गए। अब क्वेश्चन क्या थे वो तो खैर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तब कराऊंगा, पर यहां पर आप जरा समझो कि वो नोट पॉइंट काम कैसे करता है, ठीक है। तो पहला नोट पॉइंट क्या है वो सुनो। नोट पॉइंट पहला है कि इफ द कॉम्प्लेक्स if the complex is negatively charged,
नेगेटिवली चार्ज्ड। यहां पर ध्यान से देखो, अगर मान लो जैसे आपके पास कोई भी मेटल कार्बोनाइल है, एम है और इधर सीओ जुड़े हुए हैं कितने, एन, और इसके ऊपर अगर मान लो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो फिर हम जो मेटल और कार्बन बॉन्ड है उसमें क्या चेंज आएगा, और कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है उसमें क्या चेंज आएगा। तो अब जरा समझो, पहली बात अगर हम बात करें तो यहां पर जो मेटल है इस कंडीशन में देखो, यहां मेटल की ओएस वैसे तो क्या होती है, 0, पर अगर नेगेटिव आ गया तो मेटल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ओएस यहां पर ध्यान से देखो, ओएस ऑफ मेटल क्या हो जाएगी, ओएस ऑफ मेटल क्या हो जाएगी, नेगेटिव, यानी कि मेटल की ओएस क्या होने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। अच्छा, मेटल की ओएस अगर नेगेटिव आएगी तो चार्ज डेंसिटी क्या होने वाली है, चार्ज डेंसिटी ऑन मेटल, मेटल पर चार्ज डेंसिटी बढ़ने वाली है क्या भाई, अगर माइनस आ रहा है, ओएस माइनस आ रही है तो चार्ज डेंसिटी ऑन मेटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज, बढ़ेगी। अगर मेटल पर चार्ज बढ़ रहा है यानी कि मेटल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मेटल है वो देखो, मेटल के पास अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मेटल इजीली डोनेट करेगी। तो बताओ क्या डोनेशन बढ़ जाएगा, तो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेटल, मेटल द्वारा इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन क्या हो जाएगा, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेटल टू लिगेंड, मेटल टू लिगेंड, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर ये डोनेशन बढ़ा तो क्या सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ गई, तो इस रीजन से क्या हो जाएगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होगी, बढ़ेगी। और अभी अभी हमने देखा है कि सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो मेटल और कार्बन बॉन्ड के बीच में क्या चेंज आएंगे, समझ में आ गया होगा, और कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में क्या चेंज आएंगे। बस केवल आपको यह समझना था कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो उससे होने वाला क्या है, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा, और अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा डोनेट करेगी उसके वैकेंट ऑर्बिटल में, और अगर ज्यादा डोनेट करेगी तो सिनर्जिक जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ने से क्या होने वाला है, क्लियर हो गया होगा। चलो, तो एक तो नोट पॉइंट ये है, दूसरा नोट पॉइंट क्या है, दूसरा नोट पॉइंट ये है कि अगर मान लो कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, तो यहां पर ध्यान से देखो, इफ द कॉम्प्लेक्स, if the complex is positively charged, अगर पॉजिटिवली चार्ज है यानी कि हम यूं कह सकते हैं जैसे ये कोई मेटल है, इसके साथ कोई सीओ ग्रुप जुड़े हुए हैं और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, क्लियर। तो पॉजिटिव चार्ज है तो ध्यान से देखो होगा क्या, मेटल की ओएस पॉजिटिव होने वाली है, ठीक है, तो ओएस ऑफ मेटल क्या हो जाएगी, ओएस ऑफ मेटल क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और अगर मेटल की ओएस पॉजिटिव हो गई यानी कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, तो चार्ज डेंसिटी ऑन मेटल, तो चार्ज डेंसिटी ऑन मेटल, चार्ज डेंसिटी ऑन मेटल क्या हो जाएगा, कम, डिक्रीज हो जाएगी। अगर चार्ज डेंसिटी कम हो गई यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो जाएगा, तो बताओ ये डोनेट भी कम करेगी। तो यहां पर ध्यान से देखो, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई मेटल टू लिगेंड, वो क्या हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। अगर ये कम हो गया तो सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या हो गई, सिनर्जिक बॉन्डिंग कम हो गई, तो सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज। भाई अगर ये इधर से इधर इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं या कम देगा तो इधर बॉन्डों का नंबर क्या हो जाएगा, कम, यानी कि सिनर्जिक बॉन्डिंग कम होगी। सिनर्जिक बॉन्डिंग कम हो गई
तो आप देख सकते हो सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होने से जो काम हो रहा था कम होने से उसका उल्टा हो जाएगा। भाई सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होने से मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर था वो बढ़ रहा था, तो ये कम होने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर ये कम हो रहा है तो इधर वाला बढ़ जाएगा, मतलब उसका उल्टा कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ध्यान रखो। अब कईयों के दिमाग में ये आता है कि सर मान लो यहाँ पर -1 हो, -2 हो, -3 हो, तो एक बात बताओ, यहाँ माइनस बढ़ता जाएगा तो क्या ओएस मेटल की नेगेटिव बढ़ती जाएगी? नेगेटिव बढ़ती जाएगी तो चार्ज डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, यस कि नो? और अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी। तो यहां पर मैं एक नोट पॉइंट डायरेक्ट लिख देता हूं, क्या कि चार्ज डेंसिटी प्रोपोर्शनल होने वाली है किसके? चार्ज ऑन या नेगेटिव चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेटल भी बढ़ता जाएगा, और अगर ये बढ़ता जाएगा तो सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, और सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड पर क्या इफेक्ट होने वाला है वो भी आप समझ चुके होंगे। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ प्लस की जगह 2, 3, 4 आए, तो यहां पर ध्यान से देखो, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। भाई पॉजिटिव ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होने वाली किसके? पॉजिटिव चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके इनवर्स होगी, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी कम चार्ज डेंसिटी, और जितनी कम चार्ज डेंसिटी सिनर्जिक बॉन्डिंग उतनी ही कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन उतना ही कम होता जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहां से क्वेश्चन आते हैं, मैं कराऊंगा जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। तो यहां तक का जो पॉइंट था वो सारा किसका था? मेटल कार्बोनाइल्स का। और ये बहुत ही काम की बातें बताई है मैंने जो लास्ट में बताई है, शायद आपको मिलेंगी नहीं कहीं देखने को, ठीक है, इसलिए इनको ढंग से पढ़ें, क्वेश्चन आएगा तब मैं इनका इंपॉर्टेंस समझाऊंगा। क्लियर है? तो यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसका एक छोटा सा टॉपिक और रहा है अपना, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि उपसहसनी यौगिकों के जो अनुप्रयोग हैं वो हम पढ़ेंगे, पर आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। हम एक छोटा लेक्चर शूट कर देंगे इसमें, ठीक है बच्चों? तो यहाँ तक आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, और बने रहे इतनी देर तक, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में नई बातों के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और लास्ट बात, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें, ठीक है बच्चों? थैंक यू बच्चों, बाय।